नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एग्जाम टारगेट परिवार में। एक मिनट काटिए इसको, थोड़ा सा नया सोचे थे, गड़बड़ा गया। बोल दीजिए, कट कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube परिवार एग्जाम टारगेट पर। कल हम लोग ने एस्टिमेटिंग का पहला लेक्चर लिया, आज हमारा दूसरा है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट की। ठीक है, कल हमने जो भी एरियाज की बात की, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट की। ठीक है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट के कितने प्रकार जो है हो सकते हैं, तो देखिए एस्टिमेट को दो प्रकार से बांटा गया है। एक आपका जो है अप्रोक्सीमेट होता है, एक होता है डिटेल्ड, या फिर आप कह सकते हैं कि जो है जो मेन आपका एस्टिमेट होता है। ठीक है, तो एक अप्रोक्सीमेट होता है, एक आपका डिटेल एस्टिमेट होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम इन दोनों टाइप्स की कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ठीक है, दो प्रकार के एस्टिमेट होते हैं आपके। ठीक है, पहला होता है आपका अप्रोक्सीमेट स्टेट, या आप उसे कहते हैं, देखिए इसको तीन नाम से जानते हैं, प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट और देखिए प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट। ठीक है, इसको आप बोलते हैं रफ कॉस्ट एस्टिमेट और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट और जो है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, दूसरा आपका होता है डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टिमेट। ठीक है, डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टिमेट, दो प्रकार के आपके एस्टिमेट होते हैं। अप्रोक्सीमेट में क्या किया जाता है, जैसे आप जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले जो रिकोनेंस सर्वे करते हैं, ठीक है, पर्यवेक्षण सर्वे जो आप करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है कि आप थोड़ा सा अनुमानित लागत भी पता कर लेते हैं उसकी, उस एरिया में जो है बने हुए जो है पहले के मकान या पहले के स्ट्रक्चर के जो है रेट के अकॉर्डिंग आप क्या कर लेते हैं कि जो है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आप याद कर लेते हैं, तो इससे आपको अनुमानित लागत पता चल जाता है। फिर उसके बाद जब आपको जो है अप्रूवल मिल जाता है, तब आप क्या करते हैं, डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट या रफ कॉस्ट एस्टिमेट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका यूनिट रेट और रनिंग मीटर। ठीक है, रनिंग मीटर एस्टिमेट। ठीक है, यूनिट रेट और रनिंग मीटर एस्टिमेट। ठीक है, यूनिट रेट और रनिंग मीटर एस्टिमेट। देखिए यहीं पर हम आपको इसको बताते चलते हैं, आपको लिखना है तो लिखते रहिए। ठीक है, यूनिट रेट और रनिंग मीटर एस्टिमेट क्या होता है, आप जाएंगे जहां पे एस्टिमेट करने, मान लीजिए आप किसी जो है एरिया में आप क्या कर रहे हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन को करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पे जाएंगे जब आप एस्टिमेट करने, वहां पे उस एरिया में जाएंगे तो वहां पे पहले बने हुए कुछ हॉस्पिटल्स में जाएंगे और उनके एक बेड का चार्ज आप ज्ञात कर लेंगे। एक बेड को कंप्लीटली तैयार करने में कितना जो है पैसा लगा। आप हॉस्टल में जाएंगे तो एक जो है एक बेड, उसके लिए भी आपका जो एक लड़के के लिए या फिर एक जो है एक लोग के कमरे के लिए जो भी रेट आया है, उस रेट को पता कर लेंगे। फिर आपको जितने बेड का या जितने भी कमरे के लिए आपको एस्टिमेट तैयार करना है, आपको बिल्डिंग बनानी है, उसी रेट से आप मल्टीप्लाई करके एक अप्रोक्सीमेट जो है एस्टिमेट कर लेंगे, तो उसी को यूनिट रेट कहते हैं। यूनिट रेट का मतलब यही हुआ कि किसी भी संरचना का इकाई चीज का दर आप ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, और उस दर से जितने भी आपको बनाने हैं, उस दर से उस जो है नंबर ऑफ क्वांटिटी में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या यूनिट रेट एस्टिमेट पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका होता है प्लेंथ एरिया एस्टिमेट। प्लेंथ एरिया एस्टिमेट में क्या होता है कि आप जहां पे संरचना बना रहे हैं, उस जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं, उस एरिया में आप क्या करिए कि जो है जो प्लिंथ एरिया का रेट आया हो। ठीक है, जो प्लिंथ एक मतलब यूनिट जो है मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया का जो भी रेट रहा हो, ठीक है, उसे आप पता कर लीजिए। आप क्या करेंगे कि कई जगहों पे पता करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, जो भी है आप करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप अपने जो है बिल्डिंग जो बना रहे हैं,
उसका क्या करिए, प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करिए और उस रेट से उस प्लिंथ एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको क्या पता चल जाएगा, प्लिंथ एरिया जो है एस्टिमेट, ये भी आपका अप्रोक्सीमेट होगा। ठीक है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में क्या करते हैं कि जो आपकी बहुतली बिल्डिंग्स होती हैं, मतलब कई मंजिलें होती हैं, तो उसमें अलग अलग फ्लोर का अलग अलग प्लिंथ एरिया होता है और अलग अलग जो है आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, अलग अलग कास्ट ज्ञात करते हैं उसका। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे फ्लोर का एक ही साथ निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग फ्लोर का अलग अलग निकाला जाता है। ठीक है, थर्ड है आपका क्यूबिक रेट और क्यूबिक मीटर एस्टिमेट। इसमें क्या होता है, आप प्रति घन मीटर जो है संरचना को बनाने में कितना खर्चा हुआ उसकी दर आप पता करके क्या करेंगे, आप अपनी संरचना जो बनाना है उसकी जो है आयतन आप ज्ञात कर लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये आपके यूनिट रेट और प्लिंथ एरिया दोनों से जो है क्या होता है, ज्यादा परिशुद्ध होता है, ज्यादा क्या होता है आपका, परिशुद्ध होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए रनिंग मीटर में केवल आपका यूनिट लेंथ या यूनिट मतलब यूनिट चीजें जो है आपका क्या की जा रही है, जो है इंक्लूड की जा रही है, लेकिन प्लिंथ एरिया जो है इससे जो है अच्छा क्यों हो जाएगा, इससे परिशुद्ध क्यों हो जाएगा, इससे एक्यूरेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेंथ के साथ साथ विड्थ मतलब एरिया को इंक्लूड कर दिया जा रहा है। और ये आपका सबसे ज्यादा इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्यों होगा, क्योंकि इसमें हाइट को भी इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा परिशुद्ध होगा आपका, सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा किससे, प्लिंथ एरिया और यूनिट रेट से भी ज्यादा परिशुद्ध होगा। ठीक है, तो समझ में आया ना, सबसे अगर ऑप्शन में दे देता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा अप्रोक्सीमेट जो एस्टिमेट है वो सबसे परिशुद्ध है, सबसे एक्यूरेट है, तो आपका क्यूबिक मीटर या क्यूबिक रेट एस्टिमेट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, परसेंटेज रेट एस्टिमेट। परसेंटेज रेट एस्टिमेट, हाँ इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, क्यूबिक रेट एस्टिमेट में जो हाइट ली जाती है, जो बिल्डिंग की हाइट, एरिया तो आपका प्लिंथ वाला एरिया लिया जाएगा, लेकिन जो उसमें हाइट से मल्टीप्लाई किया जाता है वो हाइट होती है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक। ठीक है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक हाइट ली जाती है, फिर अगले फ्लोर का हम अलग एस्टिमेट निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, क्यूबिक रेट। परसेंटेज रेट एस्टिमेट क्यों बनाया जाता है, किसी भी बिल्डिंग का जो आपका रेगुलर मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस या रिपेयर के लिए आप क्या बनाते हैं, परसेंटेज रेट एस्टिमेट तैयार करते हैं। रिपेयर वर्क के लिए, मेंटेनेंस जैसे आपका प्लास्टर का कार्य हो गया, कहीं दरार आ गई तो उसको भरने के लिए, इन सब चीजों के लिए आपका जो है पेंटिंग के लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए, ये सब चीजों के लिए आप क्या करते हैं, परसेंटेज रेट एस्टिमेट ज्ञात करते हैं। ठीक है, जो आप जो है जो परसेंटेज लेते हैं, मतलब जब एस्टिमेट करते हैं तो रिपेयर वर्क में जो कॉस्ट आने वाली है उसका जो परसेंटेज लेते हैं वो टोटल कॉस्ट से, जो आपकी बिल्डिंग बनाने में टोटल कॉस्ट लगी है उसके 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए आपका क्या, जो आप जो है परसेंटेज रेट एस्टिमेट द्वारा जो आप रिपेयर वर्क के लिए जो एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं उसकी कॉस्ट जो होगी वो आपकी टोटल कॉस्ट के 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये होता है आपका परसेंटेज रेट एस्टिमेट बेस्ड ऑन द लेबर एंड estimate based on the labor and material। आपका फिफ्थ है इसमें अप्रोक्सीमेट में, estimate based on labor and material। मतलब क्या हुआ कि जो है लेबर और मटेरियल की दर के आधार पर आप क्या करेंगे, देखिए मटेरियल का कॉस्ट आप पता करेंगे, उसमें फिर क्या करेंगे, आपको बिल्डिंग में कितने मटेरियल लग रहे हैं उसको आप पता करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके आप इसके आधार पर एस्टिमेट ज्ञात करेंगे। लेबर का कॉस्ट कैसे पता करेंगे, उस एरिया में लेबर का मतलब रेट क्या है, एक दिन का दिहाड़ी कितना लेते हैं, मिस्त्री का रेट क्या है। ठीक है, इन सब चीजों को पता करेंगे, फिर इनको ऐड करके जितना खर्चा आ रहा है उससे जो एस्टिमेट तैयार होगा वो आपका क्या कहलाता है, एस्टिमेट बेस्ड ऑन द लेबर एंड मटेरियल। तो ये आपके अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट थे, इनका यूज हम केवल करते हैं कि बस एक अनुमानित लागत लगाने के लिए, ये कोई आपका बस ये रहता है कि हाँ जो आप प्रिलिमिनरी सर्वे करने गए हैं, आप उस एरिया के कंस्ट्रक्शन के इंपॉर्टेंस जानने गए कि करना जो है आवश्यक है कि नहीं है, या फिर कौन सा जो है एरिया इसके लिए बेटर होगा, तो वहां पे उसकी आप कॉस्ट भी अप्रोक्सीमेटली ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जब आपको टेक्निकल अप्रूवल मिल जाता है, सॉरी टेक्निकल अप्रूवल नहीं कहेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद आप क्या करेंगे,
अब डिटेल एस्टीमेट तैयार करेंगे, ठीक है। इसे यूनिट रेट एस्टीमेट भी कहते हैं, ठीक है। तो डिटेल एस्टीमेट में पहला आपका है, डिटेल एस्टीमेट ही है पहला, ठीक है। पहला आपका डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट में क्या होगा, आप जाएंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे कि कितना मटेरियल लग रहा है पूरा मटेरियल निकालेंगे, पूरे लेबर का चार्ज निकालेंगे, जितना भी चीज खर्चा हो रहा है, कंटिजेंसीज को आप ऐड करेंगे, टूल्स एंड प्लान्स को ऐड करेंगे, मतलब जितनी चीजें जो आपके एस्टिमेट में जो है हो रही, मतलब आपके कंस्ट्रक्शन बनाने में जितनी चीजें लग रही हैं, जितना खर्चा हो रहा है, हर चीज को आप क्या करेंगे डिटेल एस्टिमेट में आप ऐड करेंगे। तो ये दो प्रोसेस इसका होता है। सबसे पहला क्या किया जाता है, डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। सबसे पहले इसमें करते हैं डिटेल ऑफ मेजरमेंट, डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। आप क्या करेंगे कि जो आपका मेजरमेंट है, ठीक है, मतलब मेजरमेंट का मतलब हुआ कि जैसे कि आप जितने एरिया में या फिर जितने भी जो है आपका जो बिल्टअप एरिया है उसमें आप कितनी लंबी दीवार रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, जो भी उसका आप क्या करेंगे मेजरमेंट करेंगे। और उसके बाद में उस जो है एरिया में आपको जो बिल्डिंग बना रहे हैं या रोड बना रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें कितने मटेरियल लग रहे हैं, उन मटेरियल का कॉस्ट ज्ञात करेंगे, उसमें कितने लेबर लग रहे हैं, उस चीज का जो है करेंगे आप क्या, पहले आप सारे मटेरियल्स की गणना कर लेंगे। सारा आप देखेंगे जो आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से या सेंटर लाइन मेथड से पहले आप क्या करते हैं, पहले आप जो है सभी मदों का क्या करते हैं, जो है क्वांटिटी ज्ञात करते हैं। क्वांटिटी ज्ञात करने के बाद उन सभी के रेट से, अलग अलग रेट से मल्टीप्लाई करके आप क्या ज्ञात कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले में आप क्या करेंगे, बस केवल आप क्या करेंगे, आप मटेरियल्स की क्वांटिटी ज्ञात करेंगे। फिर थर्ड में आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट। सेकंड में आपका एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट। इसके बाद जब आपको सारी क्वांटिटी जो है पता चल जाएंगी, तो प्रत्येक क्वांटिटी का अलग अलग उनकी दरों से मल्टीप्लाई करके जो आपका कॉस्ट निकल के आएगा उसी को एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट कहते हैं। और उसका टोटल आप सम निकाल लेंगे तो आपका डिटेल एस्टिमेट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके डिटेल एस्टिमेट के बारे में था। दूसरा इसमें आता है आपका डिटेल एस्टिमेट में आता है रिवाइज्ड एस्टिमेट, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। दूसरा आपका आता है रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है, मान लीजिए आपने जो है क्या किया कि जब आपका टेंडर आया, ठीक है, जब भी कोई गवर्नमेंट टेंडर दी तो उस समय जब टेंडर निकालते हैं उससे पहले एस्टीमेट तैयार किया जाता है। तो एस्टीमेट जब तैयार किया गया तो उस समय सामग्री का रेट कुछ था, ठीक है, ईंट का रेट कुछ था, सीमेंट का कुछ था, बालू का कुछ था। लेकिन जब आप जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो अचानक सीमेंट के रेट में उछाल आ गया, बढ़ गया दाम। तो जो एस्टीमेट गवर्नमेंट में तैयार किया था या जो आपने जिस जो है बॉन्ड पे आपने लिया था टेंडर को, उससे क्या होता है कि आपका कॉस्ट जो है ज्यादा लगने लगता है, ठीक है। तो आप जो है रिवाइज्ड एस्टीमेट के लिए क्या करते हैं, आप आग्रह कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज बनता है वहां पे कब, जब आपकी जो मूल स्वीकृति है, मतलब एस्टीमेट की जो मूल स्वीकृति है, मूल स्वीकृति से ग्रेटर देन कितना 5% आपका कॉस्ट आ जाए, ठीक है। रिवाइज्ड एस्टीमेट कब तैयार किया जाता है, दो कंडीशन होती है। पहला क्या है, जब आपके जो मूल स्वीकृति हुई थी उससे 5% से ज्यादा हो जाए, कॉस्ट ज्यादा खर्चा होने लगे, तो आप क्या करेंगे, रिवाइज्ड एस्टीमेट जो है तैयार किया जाएगा उसका। दूसरा होता है जो आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटर स्वीकृति, मतलब प्रशासकीय स्वीकृति जो होती है, प्रशासकीय स्वीकृति जो होती है उससे आपका क्या 10% से अधिक कॉस्ट आने लगे, ठीक है। जो आपकी मूल स्वीकृति होती है उससे 5% से ज्यादा आने लगे और प्रशासकीय स्वीकृति से 10% से ज्यादा आने लगे, तो आप रिवाइज्ड एस्टीमेट जो है तैयार करते हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हम ये गलत बता रहे हैं, लेकिन नहीं है, ऐसा ही सही है। आप देखते होंगे जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो पूछता है कि रिवाइज्ड एस्टीमेट कब
तैयार करते हैं तो आप 5% से अधिक लगा के आते हैं। फिर पूछता है कि जो है रिवाइज एस्टिमेट तैयार करने के लिए प्रशासनिक जो है स्वीकृति कब लेते हैं, जब आपकी जो है फ्लक्चुएशन होता है एस्टिमेट में 10% से ज्यादा होता है, वो भी सही है। लेकिन जब आप रिवाइज एस्टिमेट तैयार कब करेंगे, तो जब मूल स्वीकृति से 5% से ज्यादा हो जाएगा तब आप तैयार करेंगे, और आपकी जो प्रशासनिक स्वीकृति है उससे 10% से ज्यादा होगा तब तैयार करेंगे। और आपका अप्रूवल कब लेना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव, जब 10% से ज्यादा होगा कॉस्ट में वेरिएशन, तभी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपका होता है रिवाइज एस्टिमेट। इसमें जो भी आता है हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपका है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ठीक है, थर्ड है आपका सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में क्या होता है, देखिए सप्लीमेंट्री जो एस्टिमेट होता है इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए आप कोई चीज बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग या कोई रोड बना रहे हैं। ठीक है, रोड में पहले जो है कोई ऐसी चीज जो एस्टिमेट के दौरान नहीं बनाई गई, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो चीज ऐड की जानी है। ठीक है, मान लीजिए रोड का जो है एस्टिमेट तैयार किया गया, उसमें बीच में पौधे लगाने के लिए जो है आपका क्या किया गया, नहीं ऐड किया गया एस्टिमेशन में, लेकिन बाद में ये हुआ कि हाँ इसमें पौधे लगाए जाएंगे। या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपकी मेन एस्टिमेट में नहीं ऐड थी, लेकिन बाद में आपका क्या हुआ, उसको ऐड किया गया, तो उस जो ऐड की जा रही है उसके लिए आपको क्या है, नया एस्टिमेट तैयार करना पड़ता है। तो उसी को आप क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। मतलब कोई ऐसी चीज या आवश्यक चीज जो एस्टिमेट के दौरान, जो मेन एस्टिमेट के दौरान आपका छोड़ दी गई हो, लेकिन बाद में उसको जो है फिर से ऐड करना हो, तो आप क्या तैयार करेंगे, वहां पे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट तैयार करेंगे। ठीक है, थर्ड आपका होता है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ठीक है, देखिए आपने रिवाइज एस्टिमेट कब तैयार किया था, जब ठेकेदार साहब का घाटा हो रहा था, मतलब कि जो है कास्ट जो है बढ़ गई थी, जो आपकी कास्ट थी, मार्केट वैल्यू थी उसकी, जो है जब एस्टिमेट तैयार किया गया तो जो सीमेंट का रेट था, बालू का रेट था, बाद में क्या हुआ था, बढ़ गया था। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे तो आपका जो घाटा होने लगा, ठेकेदार का घाटा होने लगा, तो उसने तो रिवाइज एस्टिमेट के लिए जो मांग कर दी। लेकिन मान लीजिए आप जब एस्टिमेट तैयार किया गया उसके बाद क्या हुआ कि क्वांटिटी का जो है, मतलब जैसे सीमेंट या सैंड जो भी आपकी, उसकी वैल्यू अगर घट गई तो उसमें सरकार का घाटा होने लगेगा ना, क्योंकि सरकार तो उस समय के रेट पे कर रही है जिस पर क्या है कि ज्यादा रेट था। ठीक है, सामग्री का ज्यादा रेट था, लेकिन अब जो है घट गया। तो ये कब तैयार किया जाएगा, ये सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट कब तैयार किया जाएगा, जब जो है जो मटेरियल्स है उनकी वैल्यू घट जाएगी, कितना जो है मूल लागत। और मान लीजिए एक और इसमें टर्म होता है, मान लीजिए आपने जो कोई कंस्ट्रक्शन किया, कोई ठेकेदार जो है टेंडर लिया और उस कंस्ट्रक्शन को करना शुरू किया। ठीक है, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का कुछ भाग करके वो छोड़ देता है। ठीक है, छोड़ देता है, किसी कारणवश छोड़ देता है, तो क्या होता है, इतना कंस्ट्रक्शन वो कर देता है, तो उसका क्या किया जाता है, सिक्योरिटी वगैरह हर चीज जब्त कर ली जाती है, जो भी पैसा होता है उसको वापस नहीं किया जाता। ठीक है, तब फिर आगे के कार्य के लिए नया टेंडर, नया जो है क्या किया जाता है, आपका एस्टिमेट तैयार किया जाता है। तो कब किया, तो क्या किया जाएगा, जब आपकी जो मूल कास्ट थी, मतलब जो पहले एस्टिमेट तैयार किया गया था, उस एस्टिमेट का जो है आप नए एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं, तो जो पहले एस्टिमेट तैयार किया गया था उसका जो है केवल 95% ही आ रहा है। मतलब मान लीजिए आपका पहले जब आप एस्टिमेट तैयार किए थे तो टोटल कॉस्ट x रुपए थी, लेकिन आप जब बाद में इतना कंस्ट्रक्शन होने के बाद या दाम घटने के बाद जो है आप दोबारा जब एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इसका केवल 95% जो है क्या होता है, मतलब लागत लगती है, मतलब 5% लागत बचत, 5% बचत हो जाती है गवर्नमेंट की। तो उस जगह पर आप क्या करेंगे, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट तैयार किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और उसका अप्रूवल एक अलग अधिकारी से द्वारा लिया जाता है, जिससे पहले मेन कास्ट का जो अप्रूवल लिया गया था उससे नहीं लिया जाएगा, अलग अधिकारी से अप्रूवल लिया जाएगा। तो हमें लगता है रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें जो सरकार की अगर बचत होने लगती है तब ये तैयार किया जाता है, और कितना जो मूल जो है आपका लागत होती है, पहला जो आपका बनाया गया था क्या एस्टिमेट, उसका 95% होने लगे, मतलब 5% की बचत होने लगे, तब आप क्या करेंगे, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट तैयार करेंगे। ठीक है, अगला है आपका वही एनुअल रेट और रिपेयर वर्क जो है एस्टिमेट। ठीक है, एनुअल रिपेयर और एनुअल मेंटेनेंस। ठीक है, एनुअल रिपेयर और एनुअल
मेंटेनेंस एस्टिमेट, इसमें क्या होता है, ये एस्टिमेट वही जब जिसलिए आप परसेंटेज रेट एस्टिमेट जिसलिए आप तैयार कर रहे थे, उसीलिए इसको भी आप प्लास्टरिंग के लिए, प्लास्टरिंग नहीं कह सकते, व्हाइट वॉशिंग के लिए या फिर पेंटिंग के लिए, या कोई जो है संरचना में दरार आ गई है, कोई पार्ट टूट गया, दरवाजा टूट गया, इन सब चीजों के लिए आप क्या करेंगे कि जो है मेंटेनेंस का जो है, या फिर आप क्या करेंगे रिपेयर के लिए, जो एनुअल रिपेयर होता है या मेंटेनेंस होता है, उसको जो है आप बनाए रखने के लिए ये एस्टिमेट तैयार किया जाता है। और जो रिपेयर की कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है, वो टोटल जो है आपके कॉस्ट के, जो बिल्डिंग का या कंस्ट्रक्शन का जो टोटल कॉस्ट था, उस कॉस्ट का केवल 1.5% 1.5% ही होना चाहिए। ठीक है, 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक, तो टाइप ऑफ एस्टिमेट आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, टाइप ऑफ एस्टिमेट आपको समझ में आया ना। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इसमें ऐड की जाती है, जैसे डिटेल एस्टिमेट में हमने बात किया था आपसे कि कंटिजेंसी जोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज है, कुछ ऐसे चीज जो आपको क्या किए जाते हैं, डिटेल एस्टिमेट में आपके जोड़े जाते हैं, जो आपके मतलब मेन मटेरियल से या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए सामान लग रहा है उससे अलग होते हैं, लेकिन जरूरी होते हैं, यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो उसे हम जो है देखते हैं यहाँ पे। पहला है कंटिजेंसी, फुट कर्व है। ठीक है, पहला आपका कंटिजेंसीज मतलब फुटकर बे, मतलब क्या हुआ आपका फुटकर बे क्या हुआ? देखिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट खर्चे, छोटे मोटे ऐसे इंपॉर्टेंट खर्चे जो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन एस्टिमेट में नहीं जोड़े जा सकते। ठीक है, एस्टिमेट में नहीं जोड़े जा सकते, लेकिन उस संरचना को वहां पे मतलब स्थायित्व प्रदान करने के लिए, संरचना का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जरूरी है, तो उन खर्चों को आप फुटकर व्यय कहते हैं। ठीक है, आप बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको वहां पे संरचना का अस्तित्व बनाने रखने के लिए, मतलब क्या है कि वहां पे कंस्ट्रक्शन को लगातार चालू रखने के लिए कुछ फुटकर व्यय की जरूरत होती है आपको, जो आवश्यक होते हैं, काफी आवश्यक होते हैं, लेकिन एस्टिमेट में ऐड नहीं किए जाते, तो उनका जो है अलग से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जो टोटल कॉस्ट आएगी उसमें जो है अलग से इनको जोड़ा जाता है। तो ये कितना लिया जाता है, टोटल कॉस्ट का आपका 3 से 5% कंटिजेंसी ली जाती है। ठीक है, जो आपकी टोटल कास्ट आई है उससे आप क्या करते हैं, 3 से 5% आप क्या करते हैं, कंटिजेंसीज को लेते हैं। और मान लीजिए आपने 3 से 5% ले लिया कंटिजेंसी, और कुछ बच जा रहा है इससे राशि, इससे कुछ पैसा आपका बच जा रहा है, तो आप जो है अप्रूवल लेके मतलब आपसे बड़े अधिकारी जो होंगे, मतलब ठेकेदार साहब के ऊपर जो भी अधिकारी होंगे, उनसे आप क्या करेंगे कि अप्रूवल लेके आप जो है उस राशि को किसी और चीज में, किसी और मद में, किसी और क्वांटिटी में आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन करता है, बचेगा तो जेब में जाएगा कि है? तो ठीक है, बात करते हैं अगला आपका दूसरा क्या है, आपका कंटिजेंसी क्या जो है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। दूसरा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है कि आपको संरचना शुरू करने के लिए या फिर वहां पे संरचना की सुरक्षा के लिए आपको कुछ जो है नौकरों को जो है वहां पे रखना पड़ता है। जैसे जो है रात में रखवाली के लिए चौकीदार रखना पड़ेगा, दिन में रखवाली के लिए चौकीदार रखना पड़ेगा, सुपरविजन के लिए एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा। ठीक है, और भी चीजें हैं जो है मतलब कई जो है ऐसे नौकर रखने पड़ते हैं आपको वहां का संरचना को चलाए रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए और उसका स्थायित्व बनाए रखने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो है मेट होते हैं, मुंशी होते हैं, आपके चौकीदार होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के लिए जो है इन सब लोगों को आपको नियुक्त करना पड़ता है, मतलब वहां पे रखना पड़ता है। ठीक है, तो इनके लिए जो आपका चार्ज होता है वो 1.5 से 2% होता है, 1.5% से 2%। ठीक है, इनका चार्ज जो लिया जाता है वो टोटल कॉस्ट का। ठीक है, देखिए एक चीज देखिए, जब आप एस्टिमेट तैयार की, जो टोटल कॉस्ट आया उसमें ये नहीं कि 3 से 5% जोड़ दिए फिर जो कॉस्ट आया उसका 1.5 से 2% नहीं, आप 3 से 5% टोटल कॉस्ट का निकालेंगे, 1.5 से 2% टोटल कॉस्ट का ही निकालेंगे। इन दोनों को बाद में अलग से जोड़ देंगे, लेकिन ये सब निकलेगा किसका, टोटल कॉस्ट का ही। जो है इसको ऐड करने के बाद उसका 1.5 से 2% नहीं निकालेंगे, जो आपका मेन कॉस्ट है उसका 1.5 से 2% निकालेंगे, उसका 3 से 5% निकालेंगे, उसके बाद सबको अलग अलग इकट्ठा जोड़ देंगे। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में गलती हो जाती है। लोग क्या करते हैं कि पहले 3 से 5% निकाल के कॉस्ट में जोड़ दिए, फिर उसका 1.5 से 2% निकाले, तो वो तो ज्यादा हो गया ना। ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान दीजिएगा।
चलते हैं अगले जो है उस पर क्या है, टूल्स एंड प्लांट्स। टूल्स एंड प्लांट्स, ये क्या होता है? प्लांट्स का मतलब पौधे नहीं हुए यहाँ पे, ठीक है, पौधे नहीं होते। औजार और मशीनें, जो मशीनें आपकी प्लांट्स जो स्थापित किए जाते हैं वो प्लांट है यहाँ पे। औजार और मशीनें, ठीक है, जो आपकी स्थापित की जाती हैं संरचना के दौरान। देखते होंगे आप, बहुत जो रोड बनती है तो कितने बड़े बड़े मिक्सिंग प्लांट लगाए जाते हैं कंक्रीट मिक्सिंग के लिए, ठीक है। तो वो सब चीजें जो स्टेब्लिशमेंट की जाती हैं आपका क्या, टूल्स एंड प्लांट्स, तो वो चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। कुछ टूल्स जो होते हैं जो ठेकेदार को अपने तरफ से रखने होते हैं, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए जो है अलग से चार्ज दिया जाता है उनको, ठीक है। तो ये कितना लिया जाता है, वो आपका 1 से 1.5% लिया जाता है, 1 से 1.5% लिया जाता है, ठीक है, टूल्स एंड प्लांट्स के लिए, ठीक है। समझ में आया ना। अब एक और होता है आपका जो सेंटेज चार्ज बोलते हैं आपको, या डिपार्टमेंटल चार्ज बोलते हैं, सेंटेज चार्ज या डिपार्टमेंटल चार्ज। सेंटेज चार्ज और डिपार्टमेंटल चार्ज, देखिए आपको बड़ा दिखता है कि नहीं, मतलब अच्छे से दिखता है कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या होता है सेंटेज चार्ज और डिपार्टमेंटल चार्ज। सेंटेज चार्ज डिपार्टमेंटल चार्ज क्या होता है कि जब आपका एस्टिमेट तैयार किया जाता है तो उसके लिए ड्राइंग बनाना, उसके लिए प्लान्स बनाना, उसके लिए एस्टिमेशन करना, मतलब इन सब चीजों पे जो खर्चा आता है, विभागीय खर्चा आता है, कागजी कार्रवाई को पूरा करने के लिए जो भी खर्चा आता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेज चार्ज या डिपार्टमेंटल चार्ज कहते हैं। इसी को आप सुपरविजन चार्ज भी कहते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि मतलब जब भी कोई संरचना बनती है तो उसके सुपरविजन के लिए भी पहले आते हैं सब, ठीक है, वहां पे देखने के लिए आते हैं। तो उन सब चीजों में टोटल जो कॉस्ट लगता है आपका डिपार्टमेंटल कॉस्ट होता है, उसे आप क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल चार्ज या सुपरविजन चार्ज या सेंटेज चार्ज। ये आपका टोटल कॉस्ट का 10 से 15% लिया जाता है, 10 से 15% लिया जाता है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा। कुछ चीजें और होती हैं, जैसे आप देखिए टोटल बिजली हो गया आपका, बिजली हो गया, मतलब पानी हो गया, स्वच्छता कार्य हो गया, ठीक है, स्वच्छता यानी स्वच्छता कार्य, मतलब जल संभरण। जल संभरण का मतलब होता है पानी का जो सप्लाई, वाटर सप्लाई, और जो है स्वच्छता मतलब सैनिटरी कार्य के लिए आपका, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इन सब का मिलाकर टोटल कास्ट आपका 20% लिया जाता है। टोटल कास्ट का, इन सब का खर्चा टोटल कास्ट का 20% लिया जाता है, लेकिन इसी का अलग अलग पूछ लेता है, अलग अलग। तो विद्युतीकरण के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण के लिए आप कितना लेते हैं, टोटल कास्ट का 8% लेते हैं, ठीक है, टोटल कास्ट का 8% लेते हैं। अगर आपको फैन लगवाना है, पंखा लगवाना है, तो टोटल कास्ट का 4% लेते हैं, ठीक है। अगर आपको विद्युतीकरण करना है तो टोटल कास्ट का 8%, फैन के लिए टोटल कास्ट का 4%, और सफाई जो है सफाई स्वच्छता कार्य तथा जल संभरण मतलब वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी कार्य के लिए, ठीक है, जल संभरण के लिए कितना लेते हैं, टोटल कास्ट का 8%, तो 8 4 12 8 20%, ठीक है। समझ में आया ना। टोटल की बात करेगा, कहीं कहीं जो है इसको 10% लिया जाता है, ठीक है, इन दोनों को 10% लिया जाता है, जो आपके बड़े कार्य जो है बिल्डिंग्स होती है उनके लिए। लेकिन आप जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, 8% लगाएंगे। जब स्पेसिफाइड करेगा तो उस चीज केस में आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया किसके लिए, ये सारे आपके चार्जेस हो गए, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे आपका सैंक्शन। जैसे आपने एस्टीमेट तैयार कर लिया, एस्टीमेट तैयार कर लिया तो फिर कहां से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उस जो है उस एस्टीमेट के लिए आपको अप्रूवल कहां से, मतलब एस्टीमेट बनाने के लिए पहले आपको कहां से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर एस्टीमेट बन जाएगा तो उसको कहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले कौन सा अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 अप्रूवल होते हैं। पहला आपका होता है, जो आपका पहला अप्रूवल होता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या सैंक्शन कहलाता है, ठीक है। पहला आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है अप्रूवल क्या होता है,
जब आप जो है एस्टिमेट तैयार करने जा रहे हैं तो उससे पहले जो है आपको अप्रूवल दिया जाएगा कि आप एस्टिमेट तैयार करिए। फिर जो सक्षम अधिकारी होते हैं वो एस्टिमेट तैयार करते हैं। एस्टिमेट तैयार करने के बाद भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया जाता है। जब एस्टिमेट आपका तैयार हो जाता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद ही आपका जो है एक्सपेंडिचर अप्रूवल, मतलब जो खर्चे के लिए, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर अप्रूवल के लिए जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर अप्रूवल में क्या होता है कि जब मतलब जो है एस्टिमेट में क्वांटिटीज के लिए हर चीज अप्रूव हो चुकी है, तो उसमें खर्चे जो आ रहे हैं उस खर्चे का अप्रूवल होगा तभी तो आपको पैसा मिलेगा। तो जब अप्रूवल हो जाएगा तब जो है आपका क्या वहां से पास हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में आपका होता है टेक्निकल अप्रूवल। सबसे लास्ट में टेक्निकल अप्रूवल, मतलब आपने जो है सब कुछ एस्टिमेट सही बनाया है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन सही साइट पे हो रहा है कि नहीं, हर चीज को जो है जांच करके सक्षम अधिकारी जब इसका अप्रूवल दे देते हैं, टेक्निकल अप्रूवल, इसके बाद ही आपका कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो पाता है। ठीक है, इसके बाद आपका है, देखिए कौन सा जो है अधिकारी कितना तक अप्रूवल दे सकता है। ठीक है, कितने जो है राशि तक अप्रूवल दे सकता है। तो आपका जो एक होता है आपका चीफ इंजीनियर। ठीक है, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के पास पूर्ण क्षमता होती है। पूर्ण क्षमता मतलब ये कितने भी राशि का अप्रूवल दे सकता है। ठीक है, चीफ इंजीनियर जो आपका होता है इसके पास पूर्ण क्षमता होती है। पूर्ण क्षमता का मतलब ये आपकी किसी भी राशि का अप्रूवल दे सकता है। ठीक है, चीफ इंजीनियर के बाद आता है आपका सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। ठीक है, ठीक है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का कितना होता है आपका, जो आपके सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर होते हैं उनका जो है 15 लाख तक का क्या होता है अप्रूवल दे सकते हैं आप। 15 लाख तक अप्रूवल दे सकते हैं। ठीक है, जो चीफ इंजीनियर आपका पूर्ण क्षमता वाला होता है, किसी भी राशि का अप्रूवल दे सकता है। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर आपका 15 लाख तक का जो है दे सकता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो आपका होता है वो 5 लाख तक का दे सकता है अप्रूवल, 5 लाख तक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका चीफ इंजीनियर होता है वो पूर्ण क्षमता मतलब किसी भी राशि का अप्रूवल दे सकता है। जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर होता है आपका 15 लाख तक, और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है वो 5 लाख तक दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेजरमेंट एक्यूरेसी इन एस्टिमेटिंग, मतलब आप एस्टिमेट कर रहे हैं तो किस जो है राशि मतलब किस यूनिट को कितने एक्यूरेसी तक मेजरमेंट करना जरूरी होता है, मतलब कितना एक्यूरेसी तक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी इन एस्टिमेटिंग, मैथमेटिकल एक्यूरेसी इन एस्टिमेटिंग। ठीक है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी इन एस्टिमेटिंग। देखिए, तो आपसे सीधा अगर पूछा जाता है, देखिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, अगर आपसे सीधा पूछा जाता है कि एरिया का या लेंथ का या फिर वॉल्यूम का एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, ठीक है, तो आपसे अगर स्पेसिफाइड नहीं किया है कि आपका कंक्रीट वर्क का है या स्लैब का है या आपका वुड वर्क का है या स्टील का है, अगर ये चीज स्पेसिफाइड नहीं किया है, डायरेक्ट पूछ लिया है कि आपके एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए लेंथ में, ठीक है, लेंथ में कितनी होनी चाहिए, एरिया में कितनी होनी चाहिए और वॉल्यूम में कितनी होनी चाहिए एक्यूरेसी एस्टिमेटिंग के लिए, और कोई चीज स्पेसिफाइड नहीं किया है तो सब में आप 0.01 लगा दीजिए। 0.01 मीटर, 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर क्यूब। अगर स्पेसिफाइड नहीं किया है, ठीक है, अगर लेंथ को स्पेसिफाइड कर दिया, स्टील के लिए आप लेंथ को कितने एक्यूरेसी तक मापते हैं, 1 mm मतलब 0.001 मीटर तक। ठीक है, स्टील का लेंथ। अगर यही जो है हाँ टिम्बर की बात कर दिया, वुड वर्क की बात कर दिया तो 0.002 मीटर मतलब 2 mm तक मापते हैं। अगर यही आपका जो है स्लैब की बात कर दिया, कंक्रीट वर्क की बात कर दिया तो आप क्या करेंगे 0.005 मीटर यानी 5 mm तक मापते हैं। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफाइड नहीं किया लेंथ का तो 0.201 मीटर मापेंगे। अगर लेकिन स्पेसिफाइड की एक्यूरेसी की बात कर दिया, स्टील का जो है एक्यूरेसी की बात कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया तो 1 mm तक, टिम्बर 2 mm तक, स्लैब 5 mm तक होता है। ठीक है, अगर एरिया में स्पेसिफाइड कर दिया, ठीक है, एरिया में आपका स्पेसिफाइड कर दिया किसको, स्टील को अगर स्पेसिफाइड कर दिया तो आप क्या करेंगे 0.001 मीटर स्क्वायर, और आपका कंक्रीट और वुड के लिए यही होता है।
ठीक है। अगर एरिया कंक्रीट वुड या ऐसे पूछ दिया तो आप यही लगाएंगे, लेकिन अगर स्टील की बात कर दिया तो आप ये लगाएंगे, ठीक है। यही अगर वॉल्यूम में आपका टिम्बर का जो है कर दिया स्पेसिफाइड, टिम्बर का आपका कर दिया स्पेसिफाइड, लकड़ी का टिम्बर का कर दिया तो 0.001 मीटर क्यूब आप लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफाइड नहीं किया है तो आप जो है ये लेंगे। ये चीज समझ में आया? हर एग्जाम में पूछ लेता है, एसएससी में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। ये वाला स्लैब वाला, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक्यूरेसी समझ में आई? अब चलते हैं, बात करते हैं कि जो है निर्माण कार्य में जो आपके क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, उन क्वांटिटीज को किस किस एक्यूरेसी तक मेजर करते हैं और किस में मेजर करते हैं, ठीक है। बात करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, और उसके बाद में उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। देखिए पूर्णतया स्पेसिफिकेशंस की बात हम जब स्पेसिफिकेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे हमको बताना जरूरी है, इसलिए क्योंकि जैसे कि जो है मतलब प्लास्टर कार्य में कितना लिया जाता है, कितना नहीं लिया जाता है, ओपनिंग अगर है तो कितना तक लिया जाएगा, कितना नहीं लिया जाएगा, ये सब चीजें जो आपकी जो है जरूरी है, इसलिए हमको थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बताना यहाँ पे जरूरी है। बाकी पूरा स्पेसिफिकेशन आपको हम स्पेसिफिकेशन चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अर्थवर्क की। अर्थवर्क की, अर्थवर्क क्या होता है? अर्थवर्क देखिए, जो खुदाई का कार्य होता है और भरने का कार्य होता है, इसको अलग अलग नहीं किया जाता है, ठीक है। पहले आप खुदाई का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकालने के बाद उसमें छिनाई के वॉल्यूम को घटा देंगे, तो जो बचेगा वही तो आपको क्या कहलाएगा? भराई का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग नहीं निकालते हैं, आप खुदाई का वॉल्यूम एक बार निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि वहां पे न्यू बन गई, न्यू बनने के बाद न्यू के आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद जो उसमें बचा हुआ पार्ट हुआ उतने में ही तो मिट्टी भराई करेंगे, तो ये चीज होता है। तो देखिए जो आपका खुदाई और भराई का जो कॉस्ट दिया जाता है वो एक्चुअली में एक ही दिया जाता है, लेकिन अगर भराई से ज्यादा वहां मिट्टी हो जा रही है तो उसके लिए अगर अलग भराई की जा रही है तो उसका अलग आपको कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है। अब अर्थवर्क में आपका एक चीज होता है लीड, एक चीज होता है लिफ्ट। बहुत पूछा जाता है ये लीड और लिफ्ट, मतलब आप मिट्टी को खोदे तो हॉरिजॉन्टल दिशा में कितनी दूरी तक ले जा सकते हैं? 30 मीटर तक का आपको जो है चार्ज नहीं दिया जाता है, उससे ज्यादा मतलब 30 मीटर तक आपका उसी में आ जाता है, किसमें? अर्थवर्क में ही आपका चार्ज ले लिया जाता है। लेकिन 30 मीटर से ज्यादा जब आपको दूर ले जाना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? लीड एंड लिफ्ट का आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार क्या है, कभी ये 50 मीटर रखा गया है, सीपीडब्ल्यूडी ने इसको 30 मीटर की जगह 50 मीटर रखा गया है। लिफ्ट की बात करें तो 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर लिफ्ट तक आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है। अब बात करते हैं कंक्रीट, ठीक है, ये तो अर्थवर्क का हो गया। अब कंक्रीट इन फाउंडेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन, देखिए आपको एक हम कल फॉर्मूला बताएंगे, अभी हमको याद आ गया, थोड़ा सा कंफर्म करके बताएंगे क्योंकि हम ऐसे नहीं बता सकते, हमको याद है लेकिन हम कंफर्म करके बताएंगे। अगर कभी कभी दे दिया जाता है जो है कोई लीड दे दिया जाता है तो लिफ्ट निकालने का लिफ्ट स्क्वायर इंटू 20 करके कुछ होता है जो हम आपको एग्जैक्ट कल बताएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको दी जाती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीड दे दिया गया तो लिफ्ट निकालने के लिए, और लिफ्ट दे दिया गया तो लीड निकालने के लिए। एक मिनट हम इसको नोट कर लेते हैं, कल हमको ये बताना है, आपको नोट कर लें इसको, ठीक है। ये बहुत जरूरी है ये चीज, हमको अभी याद आ गया तो हम कल आपको इसको बताएंगे, ठीक है। कंक्रीट इन फाउंडेशन क्या होता है? जब फाउंडेशन के लिए आप खुदाई कर दिए तो उसमें जो कंक्रीट बिछाई जाएगी उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस होगा। देखिए हाँ, इसका मेजरमेंट तो हम आपको बताएंगे, ये आपको घन मीटर में मापा जाएगा, घन मीटर मतलब मीटर क्यूब में। ये कंक्रीटिंग भी आपकी घन मीटर में मापी जाएगी, मीटर क्यूब में मापी जाएगी। इसके लिए जो कंक्रीट का कौन कौन सा लेते हैं, मतलब जो कंक्रीट का ग्रेड इसमें कौन सा लेते हैं, ठीक है। तो 1/4 से 1:4:8 से 1:5:10 कंक्रीट लेते हैं। किसके लिए? जो कंक्रीट आपके फाउंडेशन में यूज की जाती है तो ये 1:4:8 से 1:5:10 लेते हैं। और मोटाई जो आपकी होती है 20 से 50 मीटर लिया, 20 से 50 जो है सेंटीमीटर लिया जाता है। कितना? 20 से 50 सेंटीमीटर जो आपकी थिकनेस होती है किसकी? कंक्रीट जो है फाउंडेशन में कंक्रीटिंग जो की जाती है उसकी थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 20 से 50 सेंटीमीटर। जनरली आप रखते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर रखा जाता है, लेकिन होता क्या है 20 से 50 सेंटीमीटर। समझ में आया ना ये चीज? अगर यहाँ पे लाइम कंक्रीट यूज की जा रही है तो 16:32:100, ये आपका चूना होता है, सुर्खी होता है और बालू वगैरह हो जाता है, ठीक है। ये 16:32:100 का रेशियो, ठीक। तो आप ये कंक्रीट इन फाउंडेशन में समझ में आया। अब बात करते हैं आपका सॉलिंग की। सॉलिंग कैसे कब करते हैं? मान लीजिए आपकी कंक्रीटिंग कर रहे हैं, नीचे की मृदा आपकी कमजोर है, नीचे की मृदा कमजोर है जो है फाउंडेशन की, तो वहां पे क्या करेंगे आप? सॉलिंग करेंगे, ठीक है।
सॉइलिंग मतलब वहां के सॉइल का ट्रीटमेंट करेंगे और वहां की सॉइल को मजबूत बनाएंगे, फिर आप न्यू की कंक्रीट डालेंगे। तो इसका जो है आप सॉइलिंग का जो मेजरमेंट करते हैं वो घन मीटर स्क्वायर में करते हैं, ठीक है, वर्ग मीटर में। इसको ध्यान रखिएगा, सॉइलिंग का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका वर्ग मीटर होता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही जानिए। अगला है आपका मैसनरी वर्क। मैसनरी वर्क के लिए आप जो मसाला यूज करेंगे, ठीक है, चिनाई के लिए जो है पहले बात करें तो अगर आपका चिनाई है, नॉर्मल चिनाई की पूछा यूनिट, तो आप घन मीटर बताएंगे, घन मीटर की बात करेंगे। अगर ठीक है, अगर आपसे कोई स्पेसिफाइड थिकनेस की बात कर दिया या विभाजक दीवार की बात किया, डिवाइडिंग वॉल, विभाजक दीवार या डिवाइडिंग कह सकते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग वॉल, तो इसके लिए आप मीटर स्क्वायर में, ठीक है, घन मतलब वर्ग मीटर में। अगर यही बात किया हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर या हनीकॉम्ब वॉल बता कह दिया आपसे, तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं मीटर स्क्वायर में करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो हनीकॉम्ब दीवारें होती हैं उसमें जो मतलब वाइड्स होते हैं, मतलब वाइड्स का मतलब जो ओपनिंग होती है उसको घटाया नहीं जाता है, मैसनरी में पूरा लिया जाता है, ठीक है। तो मतलब गणना तो आपके मीटर स्क्वायर में की जाएगी, लेकिन जो हनीकॉम्ब जो है, जो आपके वाइड्स है मतलब जो होल्स हैं आपके, वो क्या किए जाएंगे, वो घटाए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें जो मसाला लिया जाता है चिनाई के लिए आपका, वो कितना लिया जाता है, जो चिनाई के लिए 1:4, ठीक है, 1:3, 1:5, मतलब आप अपने जो है संरचना के क्वालिटी कंट्रोल के अनुसार आप लेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक है। इससे मैसनरी से पहले दो चीज और है आपका बता देते हैं। एक है डीपीसी, ठीक है, डीपीसी का हमने जो है बताना भूल गए। डीपीसी क्या होता है? डीपीसी का मतलब होता है कि जो आपकी मतलब जो प्लिंथ होता है उसके ऊपर आप क्या करते हैं, जो है डैम प्रूफ कोर्स लगाते हैं, जिससे सीलन आपका दीवारों में चढ़के ना है। तो उसके लिए जो कंक्रीट यूज करते हैं वो 1, 1.5, 3 यूज करते हैं। कंक्रीट आपकी कितनी यूज करते हैं, 1, 1.5, 3। और जो मसाला यूज करते हैं मतलब इसके ऊपर देखिए, ये आपकी 2.5 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, थिकनेस की कंक्रीटिंग करते हैं। उसके बाद 1:2 मसाले का आप 1:2 मसाले का क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर ऊपर से इसके ऊपर क्या करते हैं, प्लास्टर टाइप का कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, डीपीसी। इसका आप मेजरमेंट किसमें करते हैं, वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में। समझ में आ रहा है ना, जल्दी तो नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, डीपीसी की बात कर रहे हैं, तो 1, 1.5, 3 का यूज किया जाता है, क्या आपका कंक्रीट यूज की जाती है 2.5 सेंटीमीटर में। और क्या 1:2 के लिए आप क्या 2 सेंटीमीटर यूज करते हैं, 1:2 का 2 सेंटीमीटर थिकनेस में मसाला इसके ऊपर डीपीसी के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो दरवाजे की सील होती है, दरवाजे की सील हो गई या ओपनिंग की सील, मतलब जो भी ओपनिंग का सील होता है या दरवाजे की सील हो गई, तो उसके क्या करते हैं, उसके लिए आप जो है वहां पे आप डीपीसी नहीं देते हैं, तो उसको आप टोटल क्वांटिटी में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। वहां पे डिडक्शन कर दिया जाता है। अब मैसनरी की फिर से बात करते हैं। तो मैसनरी में जो है आपका घन मीटर में मापा जाता है, और ये डिवाइडिंग वाले विभाजक दीवार होती है अगर है आपकी, अगर डिवाइडिंग और विभाजक दीवार है आपकी तो उसे मीटर स्क्वायर में मापेंगे। हनीकॉम्ब वॉल है आपकी तो उसे भी मीटर स्क्वायर में मापेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, आप उस मीटर स्क्वायर में मापेंगे, लेकिन जो हनीकॉम्ब वॉल के जो होल्स हैं उन होल्स को आप डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कितनी जो है चिनाई में आपकी कितनी ओपनिंग हो जाए, कितनी ओपनिंग तक कटौती नहीं करते हैं। उतना मीटर स्क्वायर तक अगर आपकी ओपनिंग है तो कटौती नहीं करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा हो जाएगी तो कटौती करेंगे, ठीक है। तो कटौती नहीं की जाती, कटौती नहीं की जाती कितने वर्ग मीटर तक, अगर आपकी ओपनिंग है, ओपनिंग है कितने 0.1 मीटर स्क्वायर तक, ठीक है। अगर आपका 0.1 मीटर स्क्वायर तक चिनाई में ओपनिंग है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं आप इसको, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर या 0.1 मीटर स्क्वायर तक अगर आपकी ओपनिंग है तो आप कटौती नहीं करेंगे उसके लिए, ठीक है। अगर आपकी यही बीम वगैरह के एंड्स हैं, एंड्स बीम पर्लिन वगैरह के एंड्स हो गए, आपके एंड्स आपके कितने 500 सेंटीमीटर स्क्वायर और 0.05 मीटर स्क्वायर तक है, ठीक है। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर या 0.05 सेंटीमीटर जो है मीटर स्क्वायर तक आपके क्या है, एंड्स हैं, जैसे बीम के हो गए, पोस्ट के हो गए, पर्लिन्स के हो गए, राफ्टर्स के हो गए, एंड्स हो गए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कटौती नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 10 सेंटीमीटर मोटे आपके प्लेट्स हैं, जैसे बियरिंग प्लेट, मतलब जो भी फर्श के नीचे जो प्लेट्स होते हैं उनके लिए आप छज्जों की बियरिंग जो होती है 10 सेंटीमीटर मोटे हैं, तो तब उनके लिए आप कटौती नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य खुले स्थान,
जैसे आप मान लीजिए इतने के लिए तो कटौती नहीं करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा अगर हो जा रहा है तो उसके लिए कटौती अगर आपको करना हुआ तो आप क्या करेंगे, सीधा उनका जो है टोटल क्वांटिटी आप ब्रिक वर्क की निकाल लेंगे और जितना ओपनिंग इससे ज्यादा उसका घन मीटर में आयतन निकाल लेंगे। जिससे आपका क्या होगा, कोई अगर आपका आयताकार है तो क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आप क्या कर देंगे, वॉल की थिकनेस कर देंगे, थिकनेस ऑफ वॉल, तो आपका जो है निकल आएगा क्या, आयताकार के लिए। अगर आपका सर्कुलर, देखिए सर्कुलर बताना जरूरी था, अगर मान लीजिए आपका सर्कुलर कोई आर्च है, ये है और इसकी स्पान एल है, इसकी हाइट एच है, ठीक है, तो जो आप इसका आयतन लेंगे वो क्या लेंगे, 3/4 लेंगे। देखिए होता तो क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन लेंगे 3/4 इंटू एल इंटू एच इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है, ये चीज लेते हैं सर्कुलर के लिए। तो हर चीज के लिए आपका क्या करेंगे, अलग अलग आयतन निकाल लेंगे और उसको आप क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। लेकिन पहले एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और देखेंगे इस ओपनिंग का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर से कम तो नहीं है। अगर 0.1 मीटर स्क्वायर से कम है तो आप डिडक्शन नहीं करेंगे, और अगर 0.1 मीटर स्क्वायर से अधिक है तो आप डिडक्शन करेंगे। अगर वही एंड आपके हो गए किसके, बीम के, पर्लिंग के या फिर राफ्टर्स के एंड हो गए, अगर वो 0.05 मीटर स्क्वायर से अधिक नहीं है तो उसके लिए आप डिडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर उससे ज्यादा अधिक है तो आप क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा लंबा करके यहीं पे रोकते हैं। कल आपके सारी ये खत्म करेंगे कि प्लास्टर के लिए कितना क्या होता है और भी चीजें जो आपकी हैं कंक्रीटिंग के लिए, हर चीज के लिए आपको इसको खत्म करके फिर आपका एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, एस्टिमेटिंग पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग लाइव लाइए भाई, अब जितने लोग लाइव आते हैं वो लोग अगर एक एक लोग को और लाइव लेकर आएंगे तो कुछ संख्या बढ़ जाएगी, हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। तो जरूर लाइव लेकर आइए और क्लास को ऐसे देखते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।